हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। अब ये फंडामेंटल राइट्स हमें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में प्रोवाइड किए गए हैं। तो जो पार्ट 3 है वो प्रिवेल करता है फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। ओके, तो हम वन बाय वन करके इन सारे आर्टिकल्स को और इन सारे फंडामेंटल राइट्स को, यानी जितने भी हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, उन सारे फंडामेंटल राइट्स को वन बाय वन करके हम वन बाय वन वीडियोज़ में देखते रहेंगे। पर आज के इस वीडियो में हम ब्रीफली फंडामेंटल राइट्स का इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स की इम्पोर्टेंस क्या है और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इनसे रिलेटेड कुछ बातें। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फंडामेंटल राइट्स, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये हमें इट प्रिवेल्स फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। देयर आर इन टोटल नंबर 6 फंडामेंटल राइट्स दैट इज़ अवेलेबल टू अस। वन इज़ राइट टू इक्वालिटी। ये राइट टू इक्वालिटी फ्रॉम आर्टिकल 14 टू 18। Right to freedom, Article 19 to 22, right against exploitation, that is Article 23 and 24, and religious right that prevails from Article 25 to 28, and cultural and educational right, Article 29 and Article 30, and right to constitutional remedies, Article 32। आर्टिकल 32 को बाबा साहब अम्बेडकर ने इसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। ऐसा क्यों कहा था, ये जब आर्टिकल 39 की बारी आएगी उस वीडियो में हम ज़रूर से एक्सप्लेन करेंगे। पर चूँकि मैंने पहले भी बताया कि ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, तो हम आज बस कुछ फंडामेंटल सी बातें करेंगे। जैसे कि आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब मैग्ना कार्टा कहे जाने के पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। स्टोरी ये है कि इफ़ वी गो बैक टू अराउंड 1200 AD इन ब्रिटेन, तो ब्रिटेन में ऑटोक्रेसी हुआ करती थी। ऑटोक्रेसी यानी राजतंत्र, राजा का शासन। तो कॉन्सिक्वेंटली वहाँ पे डिस्पोटिज़म था और अनार्की थी। क्योंकि एकमात्र एक राजा का शासन है, तो समझ सकते हैं कि राजा की जो भी इच्छा होगी वही सर्वमान्य होगा। अब वहाँ पे राजा का ही राइट्स था एंड उनके सब्जेक्ट्स के या उनके नोबेल्स के कोई राइट्स नहीं हुआ करते थे। तो इन सब चीज़ों से परेशान होकर उनके जनता यानी उनके सब्जेक्ट्स और उनके नोबेल्स एक बार प्रोटेस्ट करते हैं कि हमें भी तो कुछ राइट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि राजा की एक्सक्लूसिव सी राइट हो, उसकी हर जगह डिस्क्रिशन उसी की हो, हमें भी कुछ राइट्स होने चाहिए। तो जब प्रोटेस्ट आगे बढ़े तो आखिरकार इस ऑटोक्रेटिक सिस्टम को झुक करके एक चार्टर लाया गया। चार्टर में कुछ राइट्स लिख कर दिए गए थे। ये पहली बार हिस्ट्री में हुआ जब किसी राजा ने अपने सब्जेक्ट्स और अपने नोबेल्स को किसी चार्टर में इन रिटेन कुछ राइट्स दिए गए। ऑल्दो ये राइट्स एक्सक्लूसिव नहीं थे, बहुत सारे राइट्स नहीं दिए गए थे, पर फिर भी राइट्स की एक शुरुआत तो थी ना। तो उस चार्टर का नाम मैग्ना कार्टा रखा गया था। तो दैट्स वाई आवर फंडामेंटल राइट्स इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो ये हो गई मैग्ना कार्टा की बात। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं कि जैसे हमारे सरदार पटेल सर को बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता था। बिस्मार्क ने जर्मनी को यूनाइट किया था और सरदार पटेल ने हमारे इंडिया को यूनाइट किया था, जैसा कि आप जानते हैं। तो दैट इज़ वाई सर सरदार पटेल इज़ कॉल्ड बिस्मार्क ऑफ इंडिया। लेकिन मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि जितना मैंने पढ़ा है वो मैं समझती हूँ कि उल्टा ही कहा जाता है, क्योंकि मुझे लगता है कि बिस्मार्क को जर्मनी का सरदार पटेल कहना चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है, आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो अब चलते हैं हम इनके फंडामेंटल राइट्स के कुछ फीचर्स के या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। पहला तो मैंने बताया कि इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है, और कुछ और जैसे कि
फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो जस्टिसिएबल होते हैं। जस्टिसिएबल यानी अगर हमें किसी भी फंडामेंटल राइट्स से डिप्राइव किया जाता है, यानी हमें वंचित किया जाता है किसी भी मौलिक अधिकार को लेकर, तो हम हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट्स को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में रिट जुरिस्डिक्शन में आता है एंड हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के अंडर उनके रिट जुरिस्डिक्शन में आता है। ऑल्दो जो हाई कोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन होता है वो थोड़ा वाइडर होता है सुप्रीम कोर्ट के कंपैरिजन में। अब वाइडर का मतलब हम हायर नहीं समझ लेंगे, बहुत लोग इस बात को कंफ्यूजन में ले लेते हैं, हायर को सिनोनिम समझ लेते हैं वाइडर से। वाइडर और हायर में डिफरेंस ये, फॉर एग्जांपल जैसे कि हम एक समझते हैं कि राइट टू इक्वालिटी को लेते हैं, दैट प्रिवेल्स फ्रॉम आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। तो इससे रिलेटेड जितने भी रिट्स सुप्रीम कोर्ट इशू करती है उनके ऊपर जाकर कुछ भी जो जस्टिफिकेशन या जजमेंट देना हाई कोर्ट नहीं ऐसा कर सकता, उनके ऊपर कोई जजमेंट नहीं दे सकता, लेकिन एक वाइडर जजमेंट दे सकता है। वाइडर मतलब सुप्रीम कोर्ट की ये लिमिटेशन है कि वो केवल एंड केवल फंडामेंटल राइट्स के मामले में ही रिट जुरिस्डिक्शन इशू कर सकता है, बट हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के अलावा भी लीगल राइट्स या किसी और भी प्रकार के राइट्स के मामले में रिट इशू कर सकता है। जैसे कि प्रॉपर्टी ओनरशिप राइट हो, इस मामले में हाई कोर्ट रिट इशू कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं। ओके, तो ये हो गई जुरिडिक्शन वाइडर एंड हायर, आपको समझ में आया होगा आई थिंक। अब हम नेक्स्ट फीचर की ओर बढ़ते, तो कुछ फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो हमें स्टेट के अगेंस्ट प्रोवाइड किए गए हैं एंड कुछ जो है इंडिविजुअल एंड स्टेट दोनों के अगेंस्ट प्रोवाइड किए गए हैं। अब जैसे कि आर्टिकल 14, 15, 16 की अगर हम बात करें तो 14 जैसे कि बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो यहाँ पर लॉ और जजमेंट की बात करें, ये तो हमें जुडिशियरी ही प्रोवाइड करती है। तो जुडिशियरी हमें हमारे साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी या हमें हमेशा एक कानून की नज़रों में बराबर ही देखा जाएगा, चाहे वो कोई भी सिटीजन हो, पीपल हो। तो जैसे आर्टिकल 15 की बात करें तो ये कहता है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, कास्ट, जेंडर, रिलीजन, इन सब के ग्राउंड्स पर हमारे साथ स्टेट कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। एंड 16 हमें कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के रिक्रूटमेंट के लिए भी हमारे साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो ये हमें स्टेट जो है सुनिश्चित करती है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स एक्सप्लॉइट ना हो, हमारे फंडामेंटल राइट्स हमसे डिप्राइव नहीं किया जाए। जैसे कि आर्टिकल 17 की बात करें तो ये राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी कहता है। तो हमारे साथ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस तो कोई इंडिविजुअल भी कर सकता है एंड स्टेट भी कर सकती है। तो ये जो राइट है हमें दोनों के अगेंस्ट अवेलेबल है, स्टेट एज वेल एज इंडिविजुअल। तो अगर एग्ज़ाम में ये कहा जाए कि फंडामेंटल राइट्स जो है केवल और केवल स्टेट के अगेंस्ट अवेलेबल है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। तो ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं दोनों के अगेंस्ट अवेलेबल हैं। अब इन फंडामेंटल राइट्स में से कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जो केवल और केवल इंडियन सिटीजन के लिए अवेलेबल होते हैं, जैसे कि आर्टिकल 15, 16 और आर्टिकल 19। 15 में जैसे मैंने पहले बताया कि नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट कास्ट, सेक्स, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ etc। 16 गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट को लेकर के है। 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच है। 18 सब क्लॉज 2 भी है एंड आर्टिकल 29 एंड 30 भी है। तो ये सारे जो आर्टिकल्स हैं वो हमें केवल इंडियन सिटीजन्स को दिए गए हैं, फॉरेनर्स को नहीं दिए गए हैं। इन सारे आर्टिकल्स को हम डिटेल में बात करेंगे अपने अपकमिंग वीडियोस में, या इस वीडियो में केवल एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। तो ये हो गई अवेलेबिलिटी की बात। अब अगर हम बात करें, ये सारे तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। अब अगर हम ज़रा फोकस करें वर्ड फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, तो इसे फंडामेंटल क्यों कहा गया है? तो
तो फंडामेंटल क्या इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जस्टिसिएबल है, इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारे लाइफ में ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत अहम जगह है इनकी। देखिए, ये सारे रीज़न फंडामेंटल राइट्स के बारे में सही है, पर फंडामेंटल कहे जाने के पीछे वजह ये नहीं है। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? मौलिक। अब ये फंडामेंटल राइट्स इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो भी राइट्स हमें फंडामेंटल राइट्स के अंडर दिए गए हैं, जो भी 6 राइट्स, जैसा कि मैंने पहले बताया, जो भी 6 राइट्स, तो उन राइट्स को लेकर के फ्यूचर में कभी भी कोई भी कंफ्यूजन हो कि क्या ये राइट्स हैं या नहीं है, जुडिशरी जो है इन फंडामेंटल राइट्स को ध्यान में रखते हुए ही इनके अंडर में ये इंटरप्रेट कर पाएगी कि वेदर अ पर्टिकुलर राइट इज़ फंडामेंटल और नॉट। फॉर एग्जांपल, राइट टू प्राइवेसी की बात करें, जो कि पुट्टास्वामी जजमेंट में 2017 में आया था कि राइट टू प्राइवेसी इज़ आवर फंडामेंटल राइट। तो राइट टू प्राइवेसी ऐसा एक्सक्लूसिवली एक्सप्लिसिटली तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं गया था, फिर भी जुडिशियरी ने ये इंटरप्रेट किया कि आर्टिकल 21 के अंडर हमें राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टीज़ दी गई हैं। तो राइट टू लाइफ का मतलब क्या होता है कि हम अपनी ज़िंदगी जिएँ, तो कैसे जिएँ? अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जिएँ। तो चॉइस के साथ हम कब जिएंगे? जब हमारे साथ हमें हमारी प्राइवेसी मेंटेन करने का अधिकार होगा, तभी ना। तो इसलिए राइट टू प्राइवेसी को इंटरप्रेट किया गया कि दिस इज़ ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट दैट इज़ कवर्ड अंडर आर्टिकल 21 दैट से राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टीज़। तो इसी तरह से कोई भी इन फ्यूचर कोई भी किसी तरह की राइट्स की बात कही जाए तो हम जुडिशरी ये इंटरप्रेट कर पाती है कि वेदर अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट और पर्टिकुलर राइट विच पीपल आर टॉकिंग अबाउट इज़ फंडामेंटल और नॉट। इस तरह के कई और सारे राइट्स, कई और सी बातें भी हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर इंक्लूड की गई हैं विद टाइम, जैसे कि राइट टू एजुकेशन। ये सभी हम डिस्कस करेंगे इन अपकमिंग वीडियोस, बट मेरा यहाँ समझाना ये था कि फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या होता है। बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस लोग ये बताते हैं कि ये जस्टिसिएबल है इसलिए कहा जाता है, या फिर ये हमारे लाइफ में इम्पॉर्टेंट है या कॉन्स्टिट्यूशन में इम्पॉर्टेंट है इसलिए कहा जाता है। दैट इज़ राइट अप टू सम एक्सटेंट, बट फंडामेंटल शब्द का मतलब यही होता है कि जो भी चीज़ें, जो भी अधिकार बाद में हमें समझ में आए, उसे हम ये परख पाएँ कि इन अधिकारों के अंतर्गत और जिस अधिकार की हम बात कर रहे हैं वो आते हैं या नहीं। तो फंडामेंटल शब्द का मतलब आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब ये हो गए फंडामेंटल राइट्स। क्या हमारे जीवन में कोई और भी अधिकार हैं क्या? येस, ऑफ कोर्स अवेलेबल अप टू अस। फंडामेंटल राइट्स के अलावा जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लीगल राइट या नेचुरल राइट। अब नेचुरल राइट्स कैसे? जैसे कि कोई भी जीव जंतु है उसके अपने अधिकार हैं, जैसे कि हम नॉन वेजिटेरियंस जो लोग होते हैं, सपोज़ मटन खाते हैं, तो एक उसके लिए गोट का स्लॉटर करना पड़ता है। तो ये तो हो गए ह्यूमन राइट्स, कहेंगे कि ह्यूमन कहेंगे कि हमारा अधिकार है भाई हम खाएंगे, बट बकरी का भी तो कोई अधिकार है ना, उनका भी तो जीने का अधिकार है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई लेडी प्रेग्नेंट है, वो शी वांट टू अबॉर्ट द बेबी, तो शी कैन डेफिनेटली अबॉर्ट द बेबी, बट व्हाट अबाउट दैट बेबी हु हैजंट सीन द वर्ल्ड येट? उनके भी अधिकार हैं। ये नेचर कहता है कि जो भी लाइफ है उनको अपनी लाइफ जीने का अधिकार है, तो ये उनका नेचुरल राइट है। दिस इज़ नॉट रिटन अंडर द फंडामेंटल राइट्स और एनी वेयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हो गए नेचुरल राइट्स। जैसे लीगल राइट, दूसरे तरह के राइट। लीगल राइट वो होते हैं जो पार्लियामेंट लॉज बनाकर हमें प्रोवाइड करती है, जैसे कि ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी राइट। ये ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी राइट तो पहले वैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स में ही था, बट आफ्टर केशवानंदा भारती जजमेंट इन 1973 ये लीगल राइट रह गई है। तो ये लीगल राइट और भी किस तरह के अधिकार, जैसे मैंने बताए नेचुरल राइट और लीगल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वन। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वो होते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे कि राइट टू वोट, वोट करने का अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है।
इफ़ आई कैन रिमेंबर इट्स आर्टिकल 326, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसके अंदर हमें वोट करने का अधिकार दिया गया है, बट ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। कई बार बेसिक राइट की भी बात आती है, जैसे कि जब कश्मीर में आर्टिकल 373 को एब्रोगेट किया गया था, तो ये बात आई थी कि वहाँ पे इंटरनेट सेवा बंद हो गई थी, तो कुछ लोगों ने पिटीशन किया कि इट इज़ आवर फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड इंटरनेट इज़ ऑल्सो अ मीडिया टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, आवर इमोशंस। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया गया था कि यू हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बट इंटरनेट इज़ अ मीडिया, नॉट इंटरनेट इज़ नॉट योर फंडामेंटल राइट, ऑल्दो इंटरनेट इज़ योर बेसिक राइट। बेसिक राइट की बात कही थी उन्होंने, फंडामेंटल नहीं कहा था कि राइट टू एक्सेस टू द इंटरनेट इज़ योर फंडामेंटल राइट, ऐसी बात नहीं है। तो ये हो गए बेसिक राइट। तो इस तरह के कुछ राइट्स के बारे में हमने बात की, एंड आई थिंक मैंने फंडामेंटल राइट्स के बारे में जो भी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है वो आपको समझ में आया होगा। एंड नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में हम 1 बाय 1 फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 हम एक एक आर्टिकल्स को और एक एक फंडामेंटल राइट को डिटेल में स्टडी करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सी यू अगेन।